Hi, so today we are doing unit 14 of CFN2 and the name of the unit is Nutrition Through Life Cycle Old Age. So in this unit we will be focusing on old age. Let us understand the concept of aging. एजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है. ये कैसे होता है? लोगों की क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो सकती है, मतलब जो उनकी एक्चुअल एज होती है. फॉर एग्जांपल मेरी एज 25 है, लेकिन जो उनकी बायोलॉजिकल एज होती है, मतलब कि उनकी बॉडी कितने साल की लगती है, वो डिफरेंट होती है और वो डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं. जैसे कहीं 60-65 ईयर्स के लोग होते हैं लेकिन उनकी बॉडी 40 ईयर वाले पर्सन जैसी होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं. तो हमारी एजिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है. पहला तो है हेरिडिटी. अगर किसी के पेरेंट्स हैं, उनकी लंबी उम्र है, अच्छी लाइफ है, तो चांसेस है कि उनके बच्चों की ऑफस्प्रिंग्स की भी वैसी ही होगी. देन लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मतलब कि आपका फूड सिलेक्शन, क्या आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं हो, आपका एटीट्यूड क्या है अडल्टहुड में, ये भी इफ़ेक्ट करता है कि आप कैसे होगे आफ्टर अ सर्टेन एज. हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट में कोई बीमारी, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन, इन सब का मिला जुला के इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे ओल्ड एज के टाइम पे. तो ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एजिंग में, हेरिडिटी, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री. अब बात करते हैं क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ओल्ड एज में, मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो जैसे जैसे बॉडी एज होती जाती है तो कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन में, ऑर्गन्स के फंक्शन में. बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करें तो मसल लॉस देखा जाता है. 50 से 80 साल के बीच में मसल मास जो होता है वो डिक्लाइन होता है रफली 30% से, और स्ट्रेंथ कम होती है बाय 50%. फैट इंक्रीज होता है. जो लीन बॉडी मास है वो तो कम होता है और विस्करल फैट इंक्रीज होता है. तो ये बॉडी कॉम्पोजिशन है. और अब हम ऑर्गन्स में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिक्रीशंस रिड्यूस हो जाते हैं. जो एसिड और एंजाइम सिक्रीशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता. लो गैस्ट्रिक एसिड से रिड्यूस होता है बॉडी का एंटीसेप्टिक डिफेंस, जिससे कि हायर चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस के, क्योंकि बॉडी के एंटीसेप्टिक डिफेंस कम होने लगते हैं. देन नेक्स्ट है मोटिलिटी. मोटिलिटी इज मूवमेंट. तो एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है वो स्लगिश हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती ओल्ड एज में. देन ओरल हेल्थ. दांत के टूटने से या फिर जो नकली दांत होते हैं, आर्टिफिशियल दांत होते हैं, उनके इल फिटिंग की वजह से फूड को अच्छे से चबा नहीं पाते ओल्ड एज पीपल, वो ऐसे ही स्वॉलो कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. देन सेंसरी चेंजेस. एबिलिटी स्मेल करने की, टेस्ट करने की भी कम हो जाती है, जिससे कि वो फूड को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं. अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं. जो एल्डरली लोग होते हैं ना, वो सस्पेक्टेबल होते हैं स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज से, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम होती है, दांत अच्छे से नहीं होते, उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं. तो सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस. तो बोन फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बोन मास का लॉस होने लगता है. इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं. एक्सरसाइज करना रेगुलरली, कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट लेना. ओबेसिटी. ओबेसिटी होता है जब कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है. देखो, कैलोरी कंजम्पशन जो होता है हमारा वो कम होता जाता है. जब हम अडल्टहुड में होते हैं तो हमारी कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं. पर जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो कैलोरी कंजम्पशन भी कम हो जाती है. लेकिन अगर हम कैलोरी कंजम्पशन कम नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? ओबेसिटी होगा. देन अनीमिया. अनीमिया जो होता है वो लो, जब हमारी डाइट में कम आयरन होता है तो उसकी वजह से होता है, और अनीमिया की वजह से अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और ब्लड लॉस होता है. माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन होता है गरीबी की वजह से, सोशल आइसोलेशन, अकेलेपन की वजह से, क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, और खुद से प्रिपेयर ना मील ना प्रिपेयर करने की वजह से. ये कमी हो जाती है. माल न्यूट्रिशन होता है जब हमारे प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, न्यूट्रिशन का एडिक्वेट बैलेंस नहीं मिलता बॉडी को, तो उसके अलग अलग रीज़न है. देन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होता है जब हम लो फाइबर डाइट लेते हैं या फिर ज़्यादा पानी नहीं पीते, फ्लूइड नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते.
अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं जो एडल्टहुड में थे, लेकिन एनर्जी और कैल्शियम नीड्स जो हैं वो चेंज हो जाती है। एनर्जी की बात करें मतलब कैलोरीज, कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कैलोरीज जो हमें चाहिए होती है जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। विमेन और मेन जो होते हैं जब वो एज होती है उनकी 60-75, तो उनको 400-500 कम कैलोरीज चाहिए होती है जो वो पहले ले रहे थे। अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 एस्टिमेट, जो सिडेंट्री एल्डरली मैन होते हैं जिनका वेट अराउंड 65 kg है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1700 कैलोरीज की। और जो सिडेंट्री एल्डरली वीमेन होती हैं 55 kg की, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1500 कैलोरी। सिडेंट्री मतलब जो बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो नीड होती है प्रोटीन की वो चेंज नहीं होती एज के साथ। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटीन कंज्यूम करें सफिशिएंट अमाउंट में, जैसे पल्सेस, मीट, मिल्क, फैट। फैट प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें सैचुरेटेड फैट को लिमिट कर देना है टू 10%। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथरो, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस, सॉरी। नाउ माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम की नीड इंक्रीज हो जाती है बोन लॉस से सामना करने के लिए। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी ज़रूरी होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू RDA, तो हमारी रिक्वायरमेंट 800 IU होती है फॉर दोज ओवर 60, जो 60 साल के से ऊपर से हैं उनकी रिक्वायरमेंट 800 होती है। आयरन की बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी कॉमन होती है रिड्यूस्ड एसिड सिक्रीशन की वजह से। इनटेक जो होना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का वो इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी सोर्सेज लेने चाहिए ताकि अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो पाए। सॉल्ट इंटेक कम कर देना चाहिए मैच करने के लिए वाटर इंटेक और मैनेज करने के लिए ब्लड प्रेशर और किडनी हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन C, E, ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में रिस्क ऑफ कैंसर, कैटरैक्ट, हार्ट डिजीज़। अब वाटर और फाइबर की रिक्वायरमेंट सेम रहती है जैसी अडल्ट लाइफ में थी, और एडिक्वेट फाइबर और फ्लूइड बहुत ज़रूरी हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब है स्पेशल नीड्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कुछ चीज़ों में जिससे कि एल्डरली लोगों की हेल्प हो, जैसे टेक्सचर। जिन लोगों को डेंटल इश्यूज़ हैं उनके लिए खाना जो बनाना चाहिए वो सॉफ्ट कुक्ड, मैश्ड और ब्लेंडेड होना चाहिए। मील स्पेसिंग, खाने के बीच में 4-5 छोटे छोटे मील्स होने चाहिए जिससे कि एकदम से ओवरलोड ना पड़े स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। सनशाइन, एक्सपोजर होना चाहिए टू सनशाइन, ये इंकरेज किया जाता है जिससे कि विटामिन डी जो है वो बढ़े और एस्टिपोरोसिस प्रिवेंट हो। देन सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़, इकोनॉमिक प्रेशर जैसे कि रिटायरमेंट, उससे रिड्यूस हो जाती है इनकम, और फूड जो है वो एक बजट चैलेंज पे आ जाता है। देन सोशल आइसोलेशन, जो लोग अकेले रहते हैं उनकी भी पुअरर डाइट होती है क्योंकि अकेलेपन, चिंता की वजह से डाइजेशन और हेल्थ ख़राब हो जाती है। देन रोल चेंजेस, जो एल्डरली मैन होते हैं उनका घर में स्टेटस बदल जाता है, उनका जो एक हेड स्टेटस था वो बदल जाता है जिससे कि उनकी मेंटल स्टेट और फूड इनटेक इफेक्ट होता है। अब है मील प्लानिंग गाइडलाइंस, जब हम प्लानिंग करते हैं मील्स की एल्डरली के लिए तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जैसे फूड सिलेक्शन। हमें खाना सभी फूड ग्रुप से सिलेक्ट करना चाहिए। कुकिंग मेथड के अंदर प्रेशर कुकिंग रिकमेंड किया गया है सॉफ्ट टेक्सचर के लिए। देन हाइड्रेशन, ये इंश्योर करना चाहिए कि डेली 5 से 6 ग्लास का वाटर इनटेक हो। अवॉइड करना चाहिए फ्राइड फूड, स्वीट, सिरप, सॉफ्ट ड्रिंक। एटमॉस्फेयर जो होता है होना चाहिए खाने के टाइम पे, मील टाइम पे, वो हैप्पी और रिलैक्स्ड होना चाहिए। कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें तो कुछ कल्चर्स में मील ऑन व्हील्स या कम्युनिटी किचन्स जो होती हैं वो एल्डरली की हेल्प करती हैं जो खुद से कुक नहीं कर पाते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे कि एजिंग क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या डिफरेंस है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एजिंग को, जैसे हेरिडिटी, लाइफस्टाइल,
हेल्थ हिस्ट्री। देन क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंज देखे जाते हैं ओल्ड एज में, बॉडी कॉम्पोजिशन, रिड्यूस सिक्रेशन, मोटिलिटी, ओरल हेल्थ, सेंसरी चेंजेस, न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, अनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, कॉन्स्टिपेशन, न्यूट्रिशंस की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर वाटर एंड फाइबर की रिक्वायरमेंट, फिर क्या स्पेशल नीड और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जैसे खाने का टेक्सचर, मील्स के बीच में स्पेसिंग, सनशाइन, सोशो इकोनॉमिक रियलिटी पढ़ा हमने, इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल आइसोलेशन, रोल चेंजेस, मील गाइड के बारे में पढ़ा कि फूड सिलेक्शन किस तरीके से करना है, हाइड्रेट रहना है, अवॉइड करना है बाहर का प्रोसेस खाना, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए. So this is all about this unit. I hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.